अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील है। आज हम बात करेंगे डेंगू फ़ीवर के हवाले से। आप लोगों को ये जानकर हैरत होगी कि WHO यानी आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 1960 से लेके 1910 के दरमियान डेंगू बुखार के ट्रांसमिशन में तकरीबन 60% इजाफ़ा देखने को मिला है। यानी आप इमेजिन करें कि ये इतना गुना ये तकलीफ़ बढ़ी है, इसकी ट्रांसमिशन बढ़ी गई है। ठीक है, अब आपको ये भी मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि 1779 में डेंगू के बारे में मतलब तशख़ीस हो चुकी थी, लेकिन इसकी ट्रांसमिशन के बारे में एग्जैक्टली तकरीबन 20वीं सदी में जाके हमें मालूम पड़ा कि ये ट्रांसमिशन किस तरह से होती है। यहाँ पे मैं सबसे पहले डेंगू की वबा इस वक्त चूँकि पाकिस्तान में और इंडिया में मौजूद है, और इंडिया में तो बाकायदा 16 मई का दिन डेंगू डे के तौर पे भी मनाया जाता है। और ये दिन मनाने का मकसद क्या होता है? ये दिन मनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि अवाम में इस हवाले से आगाही और शऊर पैदा किया जा सके कि इस डेंगू की वबा से या इसके बुखार से कैसे बचा जा सकता है। तो मैं पहले यहाँ पे इसकी अलामात के हवाले से बात कर लूँ कि अलामात इसकी क्या हो सकती हैं, जिस पे आप अपने करीबी जो मुआलिज है, मुस्तनद मुआलिज, उसकी तरफ आप रुजू करें ताकि वो आपको डेंगू के हवाले से अद्वियात दे सके और उसकी मैनेजमेंट कर सके। अद्वियात तो इसमें यूजुअली दूसरे तरीका इलाज में होम्योपैथी के अलावा कम होती हैं, मैनेजमेंट उसमें ज़्यादा की जाती है। तो उसकी जो अलामात हैं, सबसे बड़ी अलामत ये है कि इसमें एक ख़ास किस्म की जिल्द पे एक रैश यानी कि रैश पैदा हो जाती है, निशानात से बन जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ये है कि शदीद सर दर्द, पेट में दर्द वाली कैफियत कुछ मरीज़ों में देखने में मिलती है। तेज़ बुखार यानी कि तकरीबन 103-102 बुखार से नीचे नहीं आ रहा होता, इसमें इंटेंस फीवर आपको नज़र आता है। और इसके साथ सर्दी का लगना इसमें आम तौर पे देखा जाता है। ठीक है, और अब इसकी ट्रांसमिशन के हवाले से हम बात करते हैं कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है एक शख्स से दूसरे शख्स को। तो यहाँ पे आप ये बात जहन में रखें कि मलेरिया का जो समझा जाता है कि वो गंदे पानी से या जहाँ पे माहौल गंदा होता है वहाँ पे ट्रांसमिट होता है। इसका जो वायरस है ये साफ़ पानी में ग्रोथ करता है, क्योंकि इसका जो मच्छर कह लें कि जो कैरियर होता है इसका, ठीक है, मच्छर कैरियर होता है। और ये डेंगू एक वायरल डिज़ीज़ है, जिस तरह से कोरोना का वायरस है, हेपेटाइटिस का है, ठीक है, एड्स का वायरस है, ये सारी की सारी वायरल डिज़ीज़ हैं। और डेंगू एक RNA वायरस है, ठीक है, जिसका कैरियर एक ख़ास किस्म का मच्छर है जिसे आइडस एजिप्टी कहा जाता है। ठीक है, वो जब किसी बीमार आदमी को जिसको डेंगू हुआ है उसको डस लेता है तो उसके सलाइवा के साथ ये उसके गट में जाता है, और उसके बाद जब ये अंडे देता है ये मच्छर, तो ये साफ़ पानी में देता है मच्छर। ठीक है, तो इसकी ट्रांसमिशन को हम किस तरह से रोक सकते हैं कि इन दिनों में ख़ासकर आपके पानी जहाँ पे वाशरूम्स में या मुख्तलिफ़ गली कूचों में पानी, साफ़ पानी भी इकट्ठा होता है, कोशिश करें उसे या तो नकाल बाहर करें या उसे ढांप लें। ठीक है, दूसरा ये है कि लंबे कपड़े पहने, ऐसे कपड़े जिससे कि आपको मच्छर के डंक से या मच्छर के डसने से आप महफूज रह सकें। और इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी डायग्नोसिस हम किस तरह से करते हैं। बज़ाहिर तो ये है कि अलामात पे जो है वो काफ़ी हद तक इसका डायग्नोसिस हो जाता है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो कुछ टेस्ट हैं, मुरव्वजा टेस्ट, जो इसके लिए किए जाते हैं। यहाँ पे ये बात पहले मैं आपको बता दूं कि डेंगू फ़ीवर तकरीबन डसने के बाद से लेके इसकी अलामात आने तक, जो अलामात मैंने आपको बताई, कुछ राइटर्स के मुताबिक 1 दिन से लेके 14 दिन तक लगते हैं, और कुछ के मुताबिक ये है कि 7 दिन तक ये आ जाता है। तो इसमें ये बात जहन में रखें कि अगर आप किसी ऐसे वबाई इलाके से 14 दिन पहले या उससे भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं जहाँ से कि आप आए हैं, वहाँ पे डेंगू था और आप अपने घर आए हैं और आपको इस किस्म की बुखार वाली कैफियत डेवलप होती है, तो आप ये जहन में रखें कि आपको डेंगू होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि इसका दौरानिया आप गुजार चुके होते हैं। यानी 14 दिन से ज़्यादा आप गुजार चुके हैं तो नहीं है। अगर आपको डेंगू ने इन्फेक्ट किया होता तो आपको 10 दिन में या 7 दिन बाद इसकी अलामात, जब आप डेंगू वाले इलाके से आते हैं तो आपको वो अलामात पैदा हो जानी चाहिए।
ठीक हो गया। इसके साथ अब हम बात करते हैं कि इसकी जो टेस्ट हैं उसमें एक तो डेंगी प्रोफाइल करवाया जाता है, जिसमें कि डेंगी NS1 है जो कि दूसरे दिन से लेके तकरीबन 9वें दिन तक पॉजिटिव आता है। इसके अलावा IgM है, IgG है, ठीक है, डेंगी का, जिसमें IgM अगर रिमोट इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसमें आप ये जहन में रखें कि वो मतलब आपका पॉजिटिव आएगा। IgG पुराना जो डेंगी किसी को हुआ हो तो उसके खून में IgG हमें पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। इसके अलावा CBC हम करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स जो हैं अक्सर डेंगी वाले मरीज़ों के गिर जाते हैं, जिसकी वजह से कि ये हेमरेजिक डेंगी फ़ीवर में भी कन्वर्ट होता है। आपके प्लेटलेट्स काउंट जो कि 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक यूजुअली एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में पाए जाते हैं, अगर वो गिर रहे हैं तो आपको उसके हवाले से कॉन्शियस हो जाना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए और फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को रुजू करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि डेंगी में शदीद किस्म की जिस्म में दर्दें हमें मिलती हैं, ठीक है, शदीद किस्म का बॉडी एक होता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो 1960 से लेके 2010 तक जो इसमें बढ़ोतरी आई है उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात ये हैं कि एक तो अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई, मतलब आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी। उसके अलावा ये है कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ज़्यादा हो रही है, यानी कि पूरी का जो यूनिवर्स है उसका टेम्परेचर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके साथ साथ हमें ये देखने को भी मिलता है जनाब कि जो ट्रैवल के वसाइल हैं, हवाई सफ़र वो ज़्यादा होने लग गया, यानी आप एक दिन UK में बैठे हुए हैं तो 2-3 दिन बाद आप पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। तो इससे भी यानी कि पाकिस्तान से दूसरे ममालिक और अफ्रीका से पाकिस्तान में इसकी ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी से हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें जहन में रखना होंगी कि हम वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर किसी डेंगी वाले इलाके से आप आए हैं जहाँ पे डेंगी बुखार मौजूद था, तो कोशिश ये करें कि अपने आप को आइसोलेट कर लें या एहतियाती तदबीर इख्तियार करें कि अगर आपको खुदा न खास्ता उसका वायरस आपके जिस्म में मौजूद है, जो कि ज़रूरी नहीं कि आप में वो अलामात पैदा करे, लेकिन आपसे वो किसी दूसरे सेहतमंद इंसान को ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये देखते हैं मैं कि आपको यहाँ पे अदाद शुमार जो WHO के हैं, यानी आलमी इदारा सेहत के हैं, कि तकरीबन 390 मिलियन लोग एक साल में दुनिया में इससे इन्फेक्ट होते हैं, जिनमें तकरीबन 40,000 अमवात इस वक्त भी, यानी 2021 में तक का जो डाटा, यानी कि हमारे पास अभी तक जो रिसर्चेस हैं उसमें बताया जा रहा है कि 40,000 डेथ्स दुनिया में डेंगी फ़ीवर की वजह से हो जाती हैं, ठीक है। इसमें अगर डेंगी फ़ीवर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाता है तो डेंगी शॉक सिंड्रोम एक पैदा हो जाता है, जिसमें कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से सडन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक कुछ जो बातें हैं मैं यहाँ पे ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि वर्टिकल इसकी ट्रांसमिशन मौजूद है, यानी माँ से ऐसा बच्चा जो कि माँ के पेट में है, यानी प्रेग्नेंट वोमन से उसके फिटस को भी ट्रांसफ़र हो सकता है, और ऐसी माँ जो कि दूध पिला रही है उसको भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो इस हवाले से भी आप ये रखें, जहन नशीन रखें कि हमने इससे किस तरह से हम इसका बचाव बना सकते हैं, ठीक है। बचाव में आपके इलाके में जो यूनियन कौंसल्स के लेवल हैं वहाँ पे स्प्रेस किए जाते हैं, ठीक है, इस मच्छर मार के स्प्रे किए जाते हैं ताकि जो वेक्टर जो इसको ले जाने वाली जो वो है, ठीक है, उसको हम मार सकें और ये वायरस को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा होम्योपैथिक इलाज इसमें बहुत बेहतरीन किस्म का मौजूद है, और उसके हवाले से हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे तफसील से कि हम किस तरह से होम्योपैथिक तरीका इलाज से डेंगी फ़ीवर पे कंट्रोल भी हासिल कर सकते हैं और इसको मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये अलामात महसूस हों तो फ़ौरी तौर पे आप अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि डेंगी फ़ीवर बसा औक़ात बहुत जल्दी हल हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ऐसा हो। तो इसमें ज़्यादा दवाइयाँ लेने के बजाय मुस्तनद डॉक्टर से आप लेंगे तो वो आपको हमेशा रिसर्चेस बताती हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ आप पैरासीटामोल तक रहें, NSAIDs इसमें लेना बेहतर साबित नहीं होता। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।